हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्वालिफाई विद एचएसएस क्लासेस में। इसके पहले साइंस लेक्चर 1 के अंतर्गत आपको भौतिक विज्ञान के अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किए गए थे, जहां से आपके पेपर के लगभग 60% क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। बचे हुए 40% क्वेश्चंस के लिए आपको महत्वपूर्ण आविष्कार एवं आविष्कारक, उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण यंत्र एवं उनके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ना है, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना होती है। इसके अतिरिक्त आपको प्रकाश एवं दर्पण के बारे में भी थोड़ा पढ़ाया जाएगा, जो आपके पेट के साथ साथ आरओ, एआरओ, एसएससी और सभी वनडे एग्जाम्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी करते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसके पहले के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार उसको देख लेते हैं। तो इसके पहले हमने कौन कौन सा टॉपिक कवर किया था, उसमें था मात्रक। हमने मात्रक को आपको पढ़ा दिया था। मापक यंत्र एवं आविष्कार, इसके लिए हम अलग से लेक्चर लेके आए हुए हैं। तो मात्रक हमने पढ़ा दिया था, गति एवं गति के नियम पढ़ा दिया था, गुरुत्वाकर्षण, कार्यशक्ति, ऊर्जा, तरंग एवं ध्वनि, विद्युत, चुंबक, पदार्थ, फ्लूइड प्रॉपर्टीज और परमाणु भौतिकी, ये सब कवर हो चुका है। तो अगर बात किया जाए प्रकाश की, प्रकाश एवं लेंस की, आज हम यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, सूर्य से जो रेज आती है ना, उन रेज के अंदर बहुत सारी अन्य रेज मिक्स होती हैं। हमें वाइट दिखता है, बट वो एक्चुअली वाइट नहीं होता है। उसमें और क्या क्या चीज़ें मिक्स होती हैं, उनको एक बार देखते हैं। देखिए, उनमें मिक्स होती हैं आपकी गामा रेज। गामा रेज के साथ में क्या मिक्स होता है, एक्स रेज। एक्स रेज के बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद आता है आपका विजिबल रेंज। तो हमें कितना दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ विजिबल रेंज, जो हम पढ़ते हैं ना हिंदी में बैनिया फिनाला और इंग्लिश में विबग्योर। विबग्योर, VIBGYOR। तो ये जो पढ़ते हैं, ये विजिबल रेंज है। ये कौन सा रेंज है, विजिबल रेंज, जो आपको कलरफुल दिख रहा है। देखिए, एक तरफ है आपका बैगनी यानी कि वायलेट, और दूसरी तरफ है आपका रेड। ये आपका विजिबल रेंज है। तो विजिबल रेंज के पहले और विजिबल रेंज के बाद बहुत सारी रेंज आती हैं। विजिबल रेंज के पहले आपका देखिए कौन सा है, तो वी के पहले, वायलेट के पहले अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज, और विजिबल रेंज के बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ये एक फ्रीक्वेंसी के रेंज में होते हैं। किसके रेंज में होते हैं, फ्रीक्वेंसी के रेंज में। तो उसके अतिरिक्त वेवलेंथ के रेंज में होते हैं। देखिए, सबसे छोटा वेवलेंथ किसका है, गामा रेज का। सबसे छोटा वेवलेंथ किसका है, गामा रेज का। और गामा रेज के बाद उससे बड़ा किसका वेवलेंथ है, तो एक्स रेज का, और उसके बाद अल्ट्रावायलेट का, उसके बाद इंफ्रारेड का, फिर माइक्रोवेव का, फिर रेडियो वेव का। आइए इसको और डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिया हुआ। देखिए, आपको ये जो वेवलेंथ दिख रहा है ना, वेवलेंथ के आधार पे देखिए फिगर में इसको समझाने की कोशिश किया हुआ है। एक्चुअली वेवलेंथ क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था। जैसे आप देखिए, लाइट कैसी वेव है, लाइट आपकी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। कैसी तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में अंतर में प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था। अनुप्रस्थ तरंगे कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं। अब इसमें दो पीक यानी कि दो सुरंग के बीच की जो दूरी होती है, वही क्या होती है, वेवलेंथ होती है। क्या होती है, वेवलेंथ होती है। तो देखिए, जो रेज जिसकी वेवलेंथ छोटी है, जैसे सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी, गामा रेज की है। तो गामा रेज का देखिए आप किस प्रकार से, अगर यहाँ पे बीच में एक लाइन खींच दें तो देखो कितना शॉर्ट डिस्टेंस कवर हो रहा है। और अगर उससे बड़ी बात करें तो गामा रेज से एक्स रेज, एक्स रेज देखिए थोड़ी थोड़ी वेवलेंथ बढ़ रही है। उसके बाद आपका अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद आपका क्या था, विजिबल रेंज। विजिबल रेंज देखो, ये विजिबल लाइट कलरफुल दिखाया हुआ है। विजिबल के बाद क्या था, इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। ये वेव आपको दिखाई नहीं देती हैं, सिर्फ आपको विजिबल रेंज दिखाई देता है। ये विजिबल रेंज जो मैं रेड कर रहा हूँ, इसके पहले की और इसके बाद की किरणें आपको दिखाई नहीं देती हैं। आइए एक बार हम इनको वेवलेंथ के टर्म में यहाँ पे लिख देते हैं कि किसकी कितनी वेवलेंथ होती है। तो अगर बात की जाए गामा रेज की, गामा रेज की मैं जी से लिख रहा हूँ, जी रेज मतलब गामा रेज। तो इसका जो वेवलेंथ होता है, इट इज लेस देन मतलब छोटा होता है 0.1 आंगस्ट्रॉन। या फिर कुछ लोग अगर इसे लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 0.1 है यहाँ पे, 0.1 आंगस्ट्रॉन से छोटा होता है। या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 10 के पावर -1, ये 0.1 ही होगा। 10 के पावर -1 आंगस्ट्रॉन से छोटा होता है कौन, गामा रेज। गामा रेज के बाद फिर क्या आता है, एक्स रे, जो आपके मेडिकल में यूज होता है। आपका हाथ पैर टूट जाता है, आप उसको क्या कराने जाते हैं, एक्सरे कराते, तो पता चलता है कि फ्रैक्चर कहाँ पे है। इन रेज का जो वेवलेंथ होता है, इट इज बिटवीन 0.1 आंगस्ट्रॉन टू 100 आंगस्ट्रॉन। ये 0.1 आंगस्ट्रॉन से 100 आंगस्ट्रॉन के रेंज में होता है।
और उसके बाद आता है आपका एक्सरे के बाद अल्ट्रा वायलेट रे। और जो अल्ट्रा वायलेट रेज होता है ये 100 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। ये साइन नहीं रहेगा यहाँ पे। ये एक्सरे आपका 1.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक, और अल्ट्रा वायलेट रेज आपका 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक, 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसके बाद आता है आपका विजिबल रेंज। विजिबल रेंज, और विजिबल रेंज होता है आपका 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। और विजिबल रेंज के बाद फिर आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड आपका होता है 8000 से ज़्यादा होगा, और 8000 से 10 के पावर 7 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये आपका होता है 8000 एंगस्ट्रॉम से 10 के पावर 7 एंगस्ट्रॉम तक। और इंफ्रारेड के बाद आता है आपका माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। ये आपका आता है 10 के पावर 7 से 10 के पावर 11 एंगस्ट्रॉम तक। और माइक्रो के बाद आता है आपका रेडियो वेव। रेडियो वेव ये आता है 10 के पावर 11 से एबव 10 के पावर 11। तो देखिए सबसे पहले आता है आपका गामा रेज। ये आपका 0.1 एंगस्ट्रॉम से छोटा होता है। क्या होता है? 0.1 एंगस्ट्रॉम से छोटा होता है। फिर आता है आपका एक्सरे। एक्सरे आपका क्या होता है? 0.1 से 100 के बीच में होता है। फिर आता है आपका अल्ट्रावायलेट रेज, ये 100 से 4000, विजिबल रेंज 4000 टू 8000, इंफ्रारेड 8000 से 10 के पावर 7 तक, और माइक्रोवेव 10 के पावर 7 से 11, और रेडियो वेव। इसको एक बार आप फिगर में फिर से देख लें। देखिए एक एंगस्ट्रॉम में होता है आपका 10 के पावर -10 मीटर, और जब इसको हम नैनोमीटर बदलते तो कितना आता है? तो जाता है 10 के पावर -9 नैनोमीटर। तो अगर एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं? 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ कहीं कहीं पे आपका नैनोमीटर में दिया हुआ, देखिए गामा रेज 0.001 नैनोमीटर से 0.01 नैनोमीटर तक। आप एंगस्ट्रॉम में ही रखिए, कंफ्यूज ना होइए। तो गामा रेज 0.1 एंगस्ट्रॉम से छोटा, एक्स रेज 0.1 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में, अल्ट्रावायलेट रेज 100 से 4000 के बीच में, विजिबल रेंज 4000 टू 8000 एंगस्ट्रॉम तक, इंफ्रारेड 8000 टू 10 के पावर 7, माइक्रोवेव, और फिर रेडियो वेव। देखिए गामा रेज सबसे छोटी होती हैं। क्या? वेवलेंथ। गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है सबसे छोटी होती है। आपको ऊपर चित्र में दिखाया होता है एकदम ऐसे 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 हुआ है, तो इसकी वेवलेंथ छोटी होती है, इसीलिए इसका क्या होता है? पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है। इसकी वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता किसकी होती है? गामा रेज की होती है। और ये न्यूक्लियस से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? न्यूक्लियस से निकलती है, इसीलिए इसे कॉस्मिक रेज भी बोलते हैं। इसकी वेधन क्षमता या पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है किसकी? गामा रेज की। गामा रेज को कहाँ यूज़ किया जाता है? कभी कभी कैंसर के ट्रीटमेंट में हम गामा रेज का प्रयोग करते हैं, और ये स्किन के लिए डेंजरस भी होती है, बट कैंसर में इसका ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। उसके बाद आता है एक्सरे। एक्सरे का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका हम फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने में करते हैं। फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने में, जो आपके हाथ पे टूट जाते हैं तो फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने में। उसके अतिरिक्त कहाँ करते हैं? क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी में करते हैं। फिर आता है आपका अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रे और अल्ट्रावायलेट रे के बाद आता है आपका विजिबल रेंज। यही विजिबल रेंज है आपका 4000 टू 8000 एंगस्ट्रॉम तक, और इसी में आता है आपका विबग्योर। क्या आता है? विबग्योर, मतलब 7 कलर्स आते हैं वो, जिसे हम हिंदी में वैनिया फिनाला और अंग्रेजी में क्या करते हैं? विबग्योर। मतलब वी मतलब वायलेट, इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद रेड। तो सबसे ऊपर होता है आपका वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और फिर रेड। इन्हीं रेज को हम देखते हैं। कैसे देखते हैं? जब हम एक प्रिज्म डालते हैं बीच में। देखो जो प्रिज्म होता है ना, ये प्रिज्म सिर्फ और सिर्फ आपके विजिबल रेंज को दिखाता है। प्रिज्म किसको दिखाता है? सिर्फ विजिबल रेंज को। विजिबल रेंज के ऊपर की किरणें जो हैं और जो विजिबल रेंज के नीचे की किरणें हैं, ये प्रिज्म अवशोषित कर लेता है। हमें जो देखने को मिलता है प्रिज्म से, सिर्फ और सिर्फ विजिबल रेंज को क्या करता है? डिस्पर्स करता है, मतलब फैलाता है, डिस्पर्स करता है।
तो जब हम एक सिंगल रेज को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, एक सिंगल रे को, तो वो 7 कलर्स में इस प्रकार से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो देखो एयर में इन सब की वेलोसिटी जो वाइट लाइट है सेम होती है, लेकिन जब ये प्रिज्म जाता है तो सारे रेज की वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है। एयर में इसीलिए सिंगल दिखाई देते हैं, लेकिन जब प्रिज्म से गुजरते हैं तो ये फिर अलग अलग क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसीलिए जो ये हमें कलर प्राप्त होता है इसे क्या बोलते हैं हम, बैंड स्पेक्ट्रम। इसे क्या बोलते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम। देखो जो इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड कहाँ है, रेड के नीचे है, विजिबल रेंज में सबसे नीचे रेड पड़ता है, और रेड के बाद क्या पड़ता है हमारा, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, इंफ्रारेड का वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इसीलिए इंफ्रारेड में क्या होती है, हीटिंग कैपेसिटी होती है। इंफ्रारेड में क्या होता है, हीटिंग कैपेसिटी होती है। इंफ्रारेड जहाँ से भी गुजरता है वहाँ पे क्या कर देता है, हीट कर देता है। इंफ्रारेड इसकी हीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ये जहाँ से भी गुजरता है उसमें क्या करता है, आपको हीट कर देता है। देखिए सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी है, सबसे छोटी वेवलेंथ वॉयलेट की है, सबसे छोटी वेवलेंथ वॉयलेट की है। विजिबल रेंज में सबसे छोटी वेवलेंथ, वेवलेंथ को हम लेमडा से दिखाते हैं, वेवलेंथ को किससे दिखाते हैं, लेमडा से, और लेमडा क्या है, मिनिमम है। और विजिबल रेंज में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की है, ये मैक्सिमम। विजिबल रेंज में सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की है। तो देखो जो जिसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है उसमें डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा आता है, मतलब उसमें झुकाव सबसे ज़्यादा होता है। जिसकी वेवलेंथ छोटी है उसमें डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा, और जिसकी वेवलेंथ बड़ी है उसमें डिफ्लेक्शन सबसे कम। तो सबसे कम डिफ्लेक्शन अगर आपके एग्जाम में पूछे कि विजिबल रेंज में रेड कलर का डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो सबसे कम होगा। और सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन किसका होगा, वॉयलेट का होगा। तो जिसका वेवलेंथ छोटा उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा, और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका डिफ्लेक्शन कम। और देखो एक चीज़ और है, जिसका लेमडा छोटा होता है, जिसका वेवलेंथ छोटा होता है, एक और चीज़ होता है अपवर्तनांक, जिसे हम म्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं अपवर्तनांक को, म्यू से। वही अपवर्तनांक जिसका वेवलेंथ छोटा होगा उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ को हिंदी में तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, तो जिसका वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम होगा। म्यू, उसे म्यू से दिखाते हैं अपवर्तनांक को, अंग्रेजी में इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो ये जो अपवर्तनांक है ये उसका सबसे कम होगा। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक आपका वॉयलेट का है, यानी कि बैगनी का है अपवर्तनांक। और जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें झुकाव ज़्यादा होता है। तो जिसका वेवलेंथ छोटा, जिसका वेवलेंथ छोटा उसका अपवर्तनांक बड़ा, जिसका वेवलेंथ छोटा उसका अपवर्तनांक बड़ा, और उसमें झुकाव ज़्यादा होगा। तो इसलिए देखो बैगनी का जो है वेवलेंथ सबसे क्या है, छोटा है विजिबल रेंज में, और इसीलिए इसका अपवर्तनांक क्या है, सबसे ज़्यादा है, और इसीलिए इसमें झुकाव सबसे ज़्यादा है। और रेड का जो वेवलेंथ है, जो तरंग दैर्ध्य है वो बड़ा है। रेड कलर का जो तरंग दैर्ध्य है, जिसको हम लेमडा से दिखा रहे हैं, तरंग दैर्ध्य को अंग्रेजी में वेवलेंथ कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा होता है विजिबल रेंज में, और इसीलिए इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, मतलब इसमें झुकाव सबसे कम होता है। बाकी कलर का ऐसे बीच में होता है, उसी के रिस्पेक्ट में, मतलब वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में या तरंग दैर्ध्य के रिस्पेक्ट में डिस्पर्सन। एक बार और देखिए, इस कलर को इस प्रकार से आपके दिखाया हुआ, देखिए रेड कलर क्या है, इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, किसमें, विजिबल रेंज में। यहाँ पे लेमडा मैक्सिमम, मतलब तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या है, तरंग दैर्ध्य मिनिमम। और जब तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम होगा तो म्यू मतलब कि अपवर्तनांक मिनिमम। अपवर्तनांक मतलब क्या, जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें झुकाव कम होगा, और जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें झुकाव ज़्यादा होगा। वॉयलेट देखिए झुक गया ना, यहाँ से ये रेस सीधी आ रही थी। सबसे ज़्यादा झुकाव किसका है, बैगनी का, और सबसे कम झुकाव किसका है, देखिए रेड का। आइए आगे देखते हैं, प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। देखिए अगर आप कोई मिरर रख दोगे, क्या रख दोगे, मिरर रख दोगे, लाइट इससे आगे नहीं जा सकता है, लाइट इससे आगे नहीं जा सकता है। और इस पर अगर कोई रे आ रही है, कौन आ रही है, रेज आ रही है, मतलब किरण आ रही है, सूर्य की किरण आ रही है मान लीजिए, तो ये आगे नहीं जा सकती है। तो सेम मीडियम में क्या हो जाएगा, ये वापस चली जाएगी। सेम मीडियम क्या होगा, वापस चली जाएगी। तो ये जो आई और गई, इसे क्या बोलते हैं हम, परावर्तन, मतलब परावर्तित हो गई। तो इसको देखेंगे हम, इसमें बीच में अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, क्या ड्रॉ कर दें, नॉर्मल ड्रॉ कर दें। ये सीधी रेखा मैं खींच रहा हूँ। अब ये जो नॉर्मल ड्रॉ हुआ है, ये नॉर्मल जो ड्रॉ हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल, ये जो किरण आएगी इसे क्या बोलेंगे हम, आपतित किरण, या फिर इंसिडेंट रे, आपतित किरण।
और जो यहां से किरण निकल गई इसे क्या बोलेंगे हम? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो देखो जो आपतित किरण और नॉर्मल के बीच में कोण बनता है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं आपतन कोण। इसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसे हम बोलते हैं आपतन कोण। या फिर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल। और जो ये परावर्तन के बाद नॉर्मल से जो कोण बना इसे क्या बोलते हैं हम? परावर्तन कोण। इसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। और अंग्रेजी में इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव एंगल। रिफ्लेक्टिव एंगल। देखिए जो परावर्तन होता है इसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो देखो इसमें हमें बस दो नियम पढ़ना है। पहला क्या? देखो आपतन कोण इज इक्वल्स टू परावर्तन कोण, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होगा। आपतन कोण इज इक्वल्स टू परावर्तन कोण। और दूसरा ये कि ये देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। हिंदी में से क्या बोलते हैं नॉर्मल को? अभिलंब। नॉर्मल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो दूसरा जो लॉ है वो है, देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये सभी एक बिंदु पे मिल रहे हैं और सभी क्या है? एक ही तल में है। तो आपतित किरण, आने वाली किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, सभी के सभी क्या है? एक ही तल में है। अभिलंब एक ही तल में है। तो ये दो नियम है आपका किसका? परावर्तन का। अब हम देखते हैं अपवर्तन। क्या देखते हैं हम? अपवर्तन। अपवर्तन देखो परावर्तन एक ही माध्यम में हो रहा था, परावर्तन एक ही मीडियम में हो रहा था, और अपवर्तन क्या होता है? दो मीडियम में होता है। दो मीडियम में होता है और बीच में क्या होती है? एक बाउंड्री होती है। जैसे मान लो ये क्या है? एक बाउंड्री है, इधर क्या है? एयर है, और दूसरी तरफ क्या है? ग्लास है। दूसरी तरफ क्या है? ग्लास है। अब एयर है और ग्लास है। अब जैसे मान लो आप क्या पर ड्रॉ कर दो? एक अभिलंब ड्रॉ कर दो। अभिलंब में पहले ड्रॉ कर दे रहा हूं, समझने में इजी रहेगा। ये क्या हो गया? आपका नॉर्मल हो गया। अब देखो जब कोई रेज आएगी, ये कहां से आ रही है? एयर से आ रही है। और जब एयर क्या होता है? एयर इसकी घनत्व तो कम होगी और ग्लास की घनत्व तो ज्यादा होगी। ग्लास की डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये डेंस हो गया और इसका घनत्व तो कम है। जिसकी घनत्व तो कम होता है उसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? रेयर। तो जब कम घनत्व से अधिक घनत्व में लाइट आती है तो वो नॉर्मल, इसको सीधा जाना चाहिए था। कैसे जाना चाहिए था? सीधा जाना चाहिए था, लेकिन यह सीधा ना जाके क्या होगा? नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। किधर झुक जाएगी? अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन। अब देखो जो यह एंगल है नॉर्मल, ये क्या हो गया आपका? आपतित हो गया, या फिर इसे हम क्या बोलेंगे? आपतित बोल देते हैं। आने वाली, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इंसिडेंस रे। इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे। देखिए ये रिफ्रैक्टेड है, एकदम ध्यान दीजिएगा। वो क्या था? वो रिफ्लेक्टेड था। ये क्या है? रिफ्रैक्टेड। तो देखो जब आपतित किरण आएगी, यह कम घनत्व से अधिक घनत्व में आएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो ये जो कोण बनेगा इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे आई से दिखाते हैं। और ये जो बनेगा कोण इसे हम आर से दिखाते हैं। तो आई को हम बोलते हैं हम क्या? आपतित कोण या इंसिडेंस एंगल। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंसिडेंस एंगल। और हिंदी में क्या बोलते हैं हम? आपतित कोण। और जो ये आर है इसे क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्टिव एंगल या फिर अपवर्तित कोण, रिफ्रैक्टिव एंगल। तो देखो अगर हम साइन आई, मतलब आई का साइन ले लें,
और आर का साइन ले लें, साइन आर, इसे हम बोलते हैं म्यू, इसे ही हम बोलते हैं म्यू। यही होता है अपवर्तनांक, जो मैं आपको पहले बता रहा था, इसे अपवर्तनांक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तन ये होता है, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली अगर उल्टा कर दें, अब रेज आ रही है इधर से, ऊपर ग्लास कर दो और नीचे एयर कर दो, नीचे क्या कर दो? एयर, मतलब ज्यादा घनत्व ऊपर, कम घनत्व नीचे। अब किरण अगर ज्यादा घनत्व से आएगी, ज्यादा घनत्व से आएगी और कम घनत्व की तरफ जाएगी, ग्लास का घनत्व ज्यादा होता है, तो तब ये इसको सीधा जाना चाहिए था। लेकिन जब ज्यादा घनत्व से कम घनत्व वाली मीडियम में आएगी, ये क्या है आपका? मीडियम 1 और ये आपका मीडियम 2। तो जब ज्यादा घनत्व से कम घनत्व की तरफ आएगी तो यह नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। ये क्या होगी? नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। यहां पे आपका आई हो गया और अब रिफ्रैक्शन एंगल आर हो गया। तो आई थिंक आपको अपवर्तन समझ में आ गया होगा। और यहां भी क्या होता है? यहां भी आपका आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। क्लियर है? तो आपको अपवर्तन और परावर्तन का एक आइडिया लग गया है। अब आइए देखते हैं कि हमारे लेंस से इमेज कैसे बनता है। हम दो तरह का लेंस यूज करते हैं, सबको पता है। एक होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, जिसे हिंदी में हम उत्तल लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, ये होता है आपका उत्तल लेंस, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और दूसरा होता है आपका कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, जिसे हम हिंदी में अवतल लेंस कहते हैं। अवतल, और यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो इन लेंस से इमेज किस प्रकार की बनती है देखते हैं। देखो सबसे पहले इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। यह लेंस है और लेंस के जो बीच से लाइन जाती है इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और ये जो पॉइंट होता है इसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, सी मतलब सेंटर। और इस सेंटर से कुछ दूरी पर होता है, इसे हम बोलते हैं फोकस 1। और दूसरी तरफ कुछ दूरी पर होता है, इसे हम बोलते हैं फोकस 2। तो देखो ये जो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस 2 की दूरी है इसे हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। इसे क्या बोलते हैं हम? ऑप्टिकल सेंटर से फोकस 2 f2 या f1 की जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी या फोकस लेंथ। सिमिलरली अवतल लेंस में भी यहाँ पे क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर होता है और एक तरफ होता है आपका, इधर में f2 होगा और इधर में f1 होगा। अब देखो इमेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि f1 सेम डिस्टेंस को एक बार और ले लेते हैं, तो इसे हम बोलते हैं 2f1। इसे क्या बोलते हैं हम? 2f1। और सिमिलरली इधर एक और ले लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? 2f2। अब आपसे एग्जाम में पूछता है कि इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी और छोटी बनेगी कि बड़ी बनेगी, ये हमें जानना है। तो देखो एक चीज जान लो, कॉन्वेक्स लेंस से, जैसे मान लो क्या है आपका? कॉन्वेक्स लेंस है, ये जो आपका है कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस से हमेशा, ज्यादातर टाइम हमेशा क्या बनेगा? इमेज रियल बनेगा। उसके अलावा क्या बनेगा? रियल के साथ इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। और उसके अतिरिक्त रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड भी बनेगा, और कुछ टाइम मैग्नीफाइड भी बनेगा। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा, डिमिनिश्ड मतलब छोटा, और सम टाइम मैग्नीफाइड मतलब बड़ा। तो दोनों इमेज बनेगा, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा। तो देखो रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, मैग्नीफाइड बनेगा। रियल के अलावा एक बार, सिर्फ एक केस में वर्चुअल भी बनता है। वो कब बनता है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मैंने आपको समझा दिया, ये आपका लेंस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। यहां से हम कुछ दूरी पे f1 मानते हैं और कुछ उसके बाद f2 मानते हैं, ठीक है। इस सॉरी 2f1 मानते हैं एक बार सेम, और इधर में f2 मानते हैं और फिर 2f2 मानते हैं। अगर किसी को ज़्यादा जानना है इसके बारे में कमेंट करिएगा, मैं अलग से और लेक्चर लेके आऊँगा। देखिए जब ऑब्जेक्ट, पहले मान लो कि कहाँ पे है, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये इनफाइनाइट पे है। तो जब इनफाइनाइट पे है ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? इसका इमेज बनेगा बहुत ही छोटा। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे है, मतलब यहाँ से बहुत दूर है, तब इसका जो इमेज बनेगा ये यहाँ पर आएगा रेज, और दूसरी रेज कहाँ पे आएगी? देखिए आपको चित्र में इजीली दिखा देता हूँ एक बार। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे है, ये देखो
ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट पे बहुत दूर है, और जब बहुत दूर है तो उससे आने वाली किरणें F1 पे मीट कर रही हैं, और जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है वो कैसा है, रियल है, R मतलब रियल, और I मतलब इन्वर्टेड है, और क्या है, डिमिनिश्ड है, बहुत ही छोटा। देखो एक पॉइंट पे बन गया। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे ले आए हैं, ऑब्जेक्ट को आगे लाए हैं, ऑब्जेक्ट को आगे ले आए हैं। चलो पहले मैं एक बार बना देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। तो इनफाइनाइट पे होगा तो क्या बनेगा ऑब्जेक्ट, अगर पहला केस नंबर 1, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है, तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, R मतलब रियल, I मतलब इन्वर्टेड, और D मतलब डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा। आपको दिखाया मैंने पॉइंट जैसा बना था। तो इमेज आके आपका कहाँ पे बन रहा है, F2 पे बन रहा है, यहाँ पॉइंट पे बन रहा है इमेज, यहाँ से बहुत सारी किरणें आ रही है और आके यहाँ पे मिल रही हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, रियल, इन्वर्टेड और बहुत ही छोटा, डिमिनिश्ड। अब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा आगे ले आए, कहाँ ले आए, आगे ले आए। ये आपका दोबारा एक बार मैं लेंस बना रहा हूँ, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ पर आपका F1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 2F1 हो गया, और सिमिलरली इधर में F2 हो गया, इधर में आपका क्या हो गया, 2F2 हो गया। अब देखो ऑब्जेक्ट 2F1 से थोड़ा सा बाहर है, 2F1 से थोड़ा सा बाहर है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को करीब ले आओगे, अब यहाँ से एक किरण निकलेगी और एक किरण यहाँ से निकलेगी, ठीक है, और ये जाके आपके 2F2 के नीचे मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी, यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी। जैसे मान लो ये AB है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, A' B'। तो ये जो ऑब्जेक्ट बना है आपका, अगेन केस नंबर 2, जब आपका ऑब्जेक्ट 2F1 के पास में है, 2F1 के पास में, तो यहाँ पे भी इमेज कैसी बन गई, रियल बन गई, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बन गई, देखो उल्टी बनी है ऑब्जेक्ट की इमेज, और डिमिनिश्ड मतलब छोटी बनी, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज से इसका साइज क्या है, छोटा है। ये केस नंबर 2 हो गया। केस नंबर 3 की बात करते हैं। अब आपके ऑब्जेक्ट को हम, ये आपका लेंस है, ये आपका F1, ये आपका 2F1, इधर में इसी प्रकार से F2 एंड 2F2। अभी देखो, अब आपके ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया, अब आपके ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया 2F1 पे, कहाँ रख दिया, 2F1 पे, और 2F1 पे जब रखा है तब जो आपका ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा 2F2 पे, कहाँ पे बनेगा, 2F2 पे। देखो जो रेस ऑप्टिकल सेंटर से आती है वो सीधी निकल जाती है, तो 2F2 पे फिर इमेज बनेगा। और ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना, देखो ये अगर AB है तो ये क्या हो जाएगा, A' B' मतलब उल्टा। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट कैसा बना केस नंबर 3 में, जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, 2F1 पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट आपका 2F1 पे है, ऑब्जेक्ट 2F1 पे है। तो देखो अब जो इमेज बना, रियल, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और सेम साइज का। तो एग्जाम में अगर पूछता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस के सामने 2F डिस्टेंस पे रखा है, कहाँ पे रखा है, 2F डिस्टेंस पे रखा है, तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, तो आपकी इमेज बनेगी रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज का। यहाँ पर साइज क्या है, सेम साइज है, सेम साइज है। तो आप देखो इनफाइनाइट पे पॉइंट बन रहा था एकदम पॉइंट, इनफाइनाइट से थोड़ा सा आगे बढ़े तो इमेज की साइज बढ़ने लगी, इमेज की साइज क्या हो गई, बढ़ने लगी। 2F1 से पहले था तो थोड़ा छोटा था, 2F1 पे आया तो साइज बड़ा हो गया। तो देख रहे हो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के करीब आ रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के करीब आ रहा है उसकी इमेज बढ़ती जा रही है। पॉइंट था, पॉइंट से थोड़ा बड़ा हुआ और अब ऑब्जेक्ट के सेम साइज का हो गया। अब तीसरा केस आता है, चौथा केस आता है आपका, देखो चौथा केस। देखो मैंने आपको 3 समझा दिया, इसी प्रकार से आपका चौथा केस है, मैं आपको एक ही बार में दिखा दे रहा हूँ। आई थिंक अब आपको बनाने आ गया है। देखिए सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट पे था तो पॉइंट बन रहा था, फिर हम उसको थोड़ा सा करीब लाए, कहाँ पे लाए, 2F1 से पहले। ये देखो जो 2F1 है, ये लेंस के बाद ये F1 है और ये 2F1 है। 2F1 से पहले ऑब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बना, रियल, इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा, डिमिनिश्ड, जिसे डी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा, ठीक है, डी मतलब डिमिनिश्ड। तो अगर पूछे कि ऑब्जेक्ट 2F1 से पहले रखा तो कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। अगर हिंदी में बोलेंगे तो वास्तविक, रियल मतलब वास्तविक, इन्वर्टेड मतलब उल्टा और डिमिनिश्ड मतलब छोटा। कब, जब 2F से थोड़ा बाहर रखा है। और जब ऑब्जेक्ट आपका 2F पे रखा है, कहाँ पे रखा है, देखो 2F पे रखा है, लेंस उत्तल लेंस के सामने 2F पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बन रहा है, देखो 2F पे है तो इधर में 2F2 पे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, 2F2 पे बन रहा है।
ये 2f1 है और ये क्या है, f1 है। तो देखो अब यहाँ पे इमेज कैसा बन रहा है, वास्तविक, सेम साइज का और उल्टा। तो उल्टा और सेम साइज का, सेम साइज का जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे। अब 2f1 से थोड़ा सा अंदर कर दिया, ये आपका 2f1 है और ये 2f1 है, तो 2f1 से अंदर और f1 के बीच में है। तो 2f1 और f1 के बीच में जब बनेगा तब आपका इमेज कैसा बनेगा, तो आपका ऑब्जेक्ट देखो 2f2 के बाद बन रहा है। कहाँ बन रहा है, 2f2 के बाद बन रहा है। और कैसा बन रहा है, तो वास्तविक मतलब कि रियल, उल्टा और मैग्नीफाइड मतलब बड़ा। ये केस नंबर आपका 4 है, जब ऑब्जेक्ट आपका 2f1 और f1 के बीच में रखा है। नेक्स्ट आइए, अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया, f1 पे रख दिया। कहाँ रख दिया, f1 पे रख दिया। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, f1 पे रखा है। जब f1 पे रखा है तब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, इनफाइनाइट, बहुत दूर जाके बन रहा है, इनफाइनाइट पे जाके कहीं बन रहा है। और ये इमेज बन रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इनफाइनाइट पे। तो यहाँ पे देखो ए बी है और यहाँ क्या हो गया, ए डैश बी डैश। तो जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, f1 पे रखा हो। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे, देखो लिखा है ऑब्जेक्ट एट f, तो क्या बनेगा आपका इमेज, वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। इसके बाद अब ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ा देते हैं। अब आपका ऑब्जेक्ट f1 और ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब रख देंगे तब आपका ऑब्जेक्ट का इमेज क्या बनेगा। अब आगे नहीं बन रहा है, देखो पीछे बन रहा है। देखो पीछे डॉट डॉट करके लाइन को पीछे लाई गई है, डॉट डॉट करके पीछे लाई गई। यही वो केस है जहां पर जब ऑब्जेक्ट को f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, यही वो केस है जहां पर उत्तल लेंस से आभासी इमेज बनता है। क्या बनता है, आभासी इमेज बनता है। क्या इमेज बनता है, आभासी इमेज बनता है। आभासी मतलब वर्चुअल, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वर्चुअल। यही वो केस है जहां पर उत्तल लेंस से आभासी इमेज बनता है। और कैसा इमेज बनता है, आभासी वस्तु से बड़ा और सीधा, मतलब यहाँ पे उल्टा नहीं बनेगा, यहाँ पे सीधा बनेगा, सीधा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा मतलब मैग्नीफाइड। तो पूछता है एग्जाम में कि उत्तल लेंस से क्या आभासी इमेज बन सकता है, तो देखिए बन सकता है। वो एक ही केस होता है जब ऑब्जेक्ट आपके ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में रहेगा। कहाँ पे रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर और f1, ऑप्टिकल सेंटर और f1। f1 मतलब फोकस दूरी होता है, ये फोकस दूरी 1 है और ये f2 मतलब फोकस दूरी 2 है। तो जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में रखेंगे तो कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और बहुत बड़ा। देखो आभासी यहाँ पीछे बन रहा है इसलिए डॉट डॉट है, यहाँ आभासी पीछे बन रहा है और सीधा बन रहा है और ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बन रहा है। तो ये आपका उत्तल लेंस हो गया। इसके बाद आता है अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए अवतल लेंस में आप कोई भी केस ले लो, अवतल लेंस में आप कोई भी केस ले लो, सब में इमेज कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो एक बात दिमाग में रख लो, कॉनकेव मतलब अवतल लेंस, कॉनकेव का मतलब होता है अवतल लेंस। और यहाँ पे क्या होता है, हमेशा इमेज कैसा बनेगा, तो हमेशा इमेज कैसा बनेगा, आभासी। तो एग्जाम में जैसे अवतल लेंस दिखाई दे, कोई भी पोजीशन हो, कहीं पे भी रखा हो, देखो 2f1 के बाद रखा हो या चाहे 2f1 पर रखा हो। देखो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या रखा है, 2f1 से पहले रखा है, ये फोकस दूरी है, फोकस दूरी 2 फोकस दूरी, यहाँ 2f1 से पहले रखा है और यहाँ 2f1 पे रखा है। तो कहीं भी रखो ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा, आभासी, मतलब इसी तरह बन रहा है और सीधा और छोटा। तो इतना ही रट लीजिए, अवतल लेंस होगा जब भी तो अवतल लेंस से कैसा इमेज बनेगा, आभासी बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा और ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। देखिए इसमें दिखाया हुआ है हर बार। देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है 2f2 और f1 के f2 के बीच में है, 2f2 और f2 के बीच में है। तो अगेन देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे और ये बन रहा है आपका इमेज। तो ऑब्जेक्ट की इमेज कैसा बन गई, आभासी, आभासी मतलब डॉट डॉट दिखाया हुआ, तो कैसा बन गया, आभासी और वस्तु से छोटा और सीधा, मतलब जैसे वस्तु है वैसे ही। उत्तल लेंस में क्या हो रहा था, उल्टा बन जा रहा था। तो देखो अगेन कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को, हमेशा कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा। ये इमेज क्या है, छोटा है, आपके ऑब्जेक्ट से छोटा है और सीधा ही है। तो उत्तल अवतल लेंस कंप्लीट हो गया। अब आता है एक आपके कॉन्सेप्ट होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्चुअली क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए दो माध्यम है, एक माध्यम क्या है, सरल है, मतलब कि रेयर, अंग्रेजी में रेयर बोलते हैं, और दूसरी तरफ क्या है, सघन है, मतलब डेंस है, डेंस। तो ये हमेशा जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात होगी तो क्या होगा, किरण सघन से विरल में जाएगी, सरल नहीं, सॉरी, विरल।
विरल मतलब लेयर, सघन से विरल में जाएगी मतलब डेंस से रेयर में जाएगी। तो जब किरण देखो एक माध्यम, ये क्या होगा, ये आपका अभिलंब हो गया या नॉर्मल, इसे क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल। तो जब किरण यहां से जाएगी तो ये क्या करेगी, जब सघन से विरल में जाएगी डेंस एरिया में, तो ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगी और ये जो एंगल होगा आपका आपतन कोण होगा। तो देखो जब ये आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे तो एक कोण ऐसा आएगा, एक कोण ऐसा आएगा जिस पर, इसको मैं बढ़ाता गया एंगल को, जिस पर ये दूसरे माध्यम में ना जाके इस बाउंड्री पे निकल जाएगी, इसी बाउंड्री पे निकल जाएगी। तो वह कोण आपतन, वह कोण, वह आपतन कोण, ये क्या है, आपतन कोण, इसे क्या बोलते हैं हम, आपतन कोण। आई से दिखाते हैं, वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए। अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री, ये क्या हो गया 90 डिग्री, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। उसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण, इसे क्या बोलते हैं हम, क्रांतिक कोण। ठीक है, जिस पर वह दूसरे माध्यम में ना जाके उसी बाउंड्री पे चली जाएगी किरण, तो उस पे हम जो आपका रिफ्रैक्टिव एंगल होगा, ये आप, ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्रैक्टिव एंगल, ये क्या होगा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखो, इसी प्रकार से देखो, अगर हम इसी एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दें, इसी एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दें, अब हम क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा एंगल को और बढ़ा दें, जब हम क्रिटिकल एंगल से क्रांतिक कोण से कोण के मान को, मान लो ये क्या हो गया, I2 हो गया एंड ये I1 हो गया, तो I2 इज ग्रेटर देन I1, ये कोण को थोड़ा सा हमने और बढ़ा दिया, तब ये इस बाउंड्री पर न जाके वापस चली आएगी। इसे ही हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, यह एंगल क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा तो ये वापस उसी माध्यम में चली आएगी, ये डेंस है और ये रेयर है, तो वापस इसी माध्यम में चली आएगी, इसे हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब आपके एग्जाम में क्या पूछता है, आपके एग्जाम में इस पर कुछ एग्जाम्पल पूछता है, जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है आपका हीरा, डायमंड। ठीक है, इसके अलावा एक आता है आपका रेगिस्तान में मरीचिका, तो पूछे रेगिस्तान में मरीचिका किसका एग्जाम्पल है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। रेगिस्तान में मरीचिका ये क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। इसके अतिरिक्त आ जाए, जल में पड़ी हुई परख नली चमक रही है, जल में रखी हुई परख नली किस वजह से चमकती है, जल में रखी हुई परख नली किस वजह से, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। जल में रखी हुई परख नली, परख नली किसकी वजह से चमकती है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा किस वजह से चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रेगिस्तान में मरीचिका किसकी वजह से, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जल में रखी हुई परख नली किसकी वजह से चमकती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। इसके अलावा कांच में आई दरार का चमकना, कांच में अगर कोई दरार आ जाता है, ग्लास में कोई दरार आ जाता है, कांच में दरार का चमकना किसकी वजह से होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होती है। तो हो गया आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद आता है आपका एग्जाम्पल प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, देखो इन्वायरमेंट में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जब इससे रेज गुजरती हैं, लाइट की रेज गुजरती हैं, तो क्या आती हैं, ये इनको डिस्ट्रीब्यूट करके और इसमें चमकने लगते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, अंग्रेजी में स्कैटरिंग बोलते हैं। तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। ये था आपका लाइट। अब देखिए इसके बाद आता है कुछ महत्वपूर्ण राशियाँ एवं उनके मात्रक। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, मैंने आपको बताया हुआ था। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। आवृत्ति मतलब समझते हो ना, कि एक सेकेंड में आपकी वेव कितनी बार रिपीट होगी, एक सेकेंड में कितनी बार इस प्रकार से रिपीट होगी, इसे हम बोलते हैं आवृत्ति, और इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। जड़त्व आघूर्ण, इसका मात्रक होता है किलोग्राम वर्ग मीटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mr²। m मतलब किलोग्राम और r मतलब रेडियस, तो मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा किलोग्राम वर्ग मीटर। संवेग का मात्रक क्या होता है, संवेग इक्वल क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग m/v, तो m का क्या हो गया किलोग्राम और वेलोसिटी का क्या हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आवेग का क्या होता है, आवेग का होता है F/t, मतलब फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स का हो गया न्यूटन, बल का न्यूटन, टाइम का सेकेंड। दाब का क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इसे क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, यही मिलकर हो जाता है पास्कल। शक्ति का क्या होता है, वाट। पृष्ठ तनाव का क्या होता है, आपको बताया था, फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स का हो गया न्यूटन और लेंथ का हो गया मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर। श्यानता का आपको क्या होता है, श्यानता का होता है आपका न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, मतलब न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये क्या होता है, श्यानता का होता है।
नेक्स्ट देखिए ऊष्मा चालकता का क्या होता है। ऊष्मा चालकता का यूनिट होता है वाट प्रति मीटर प्रति सेंटीग्रेड। विशिष्ट ऊष्मा का क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का क्या होता है, कूलाम। विद्युत आवेश का क्या होता है, विद्युत आवेश का क्या होता है, कूलाम। विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट। विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है, ओम। बताया था ना V इक्वल्स टू आई आर। तो आर क्या था, रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम। इसका सिंबल कैसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है। विद्युत धारिता क्या होता है, फैराडे। विद्युत धारिता क्या होता है, फैराडे। इसका फॉर्मूला क्या था, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन A बाई डी, एप्सिलॉन A बाई डी। और इसका यूनिट क्या होता है, फैराडे, विद्युत धारिता का। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, वेबर। प्रेरक का क्या होता है, हेनरी। ज्योति फ्लक्स का क्या है, ल्यूमेन। प्रदीप्त घनत्व का क्या है, लक्स। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है आपका, महत्वपूर्ण खोज और उससे संबंधित वैज्ञानिक। तो परमाणु की खोज किसने की थी, डाल्टन ने। परमाणु की खोज किसने की थी, डाल्टन ने। परमाणु संरचना के बारे में किसने बताया था, तो नील बोर और रदरफोर्ड ने। परमाणु की संरचना, जैसे आपको नहीं बताया था, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। और उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चारों। ये जो मॉडल, इसका खोज किसने किया, नील बोर और रदरफोर्ड ने। गति विषयक नियम मैंने बताया था, न्यूटन का फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ किसने दिया, न्यूटन ने दिया। रेडियो एक्टिविटी किसने बताई, हेनरी बेकुलर ने बताई है। रेडियम के बारे में किसने बताया, मैडम क्यूरी ने बताया है। मैडम क्यूरी ने बताया रेडियम के बारे में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इनका एक मेन इक्वेशन क्या है, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, किसने दिया है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने बताया है, माइकल फैराडे ने बताया। रमन प्रभाव किसने बताया, सीवी रमन। और इसके लिए इन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में किसने बताया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। विद्युत आकर्षण के नियम, कूलाम। आवर्त सारणी, जो आप पीरियाडिक टेबल पढ़ते हो आप, इसे किसने बताया, मेंडलीफ ने। विद्युत प्रतिरोध के नियम, G.S. ओम ने। तैरने का नियम, आर्किमिडीज। आपको प्लवन का नियम बताया था ना मैंने, उत्प्लवन के बारे में, वो आर्किमिडीज। तापीय उत्सर्जन, एडिसन। नाभिकीय रिएक्टर के बारे में, एर्निको फर्मी। विद्युत अपघटन के नियम, फैराडे। ये सब आप रट लीजिएगा। बेतार का तार मतलब वायरलेस, मतलब जो बिना तार के तार हम बात कर लेते हैं एक दूसरे से, उसे मार्कोनी ने सर्च किया था। बेतार का तार मतलब वायरलेस, बिना वायर के आप एक जगह से अपने मैसेज को भेजें। तार को क्या कहते हैं, मैसेज। उसे किसने बताया, मार्कोनी ने। बैरोमीटर के बारे में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि बैरोमीटर कैसे एनवायरनमेंट के प्रेशर को मेजर करता है, किसने बनाया, टॉरिसिली ने। विद्युत बैटरी किसने बताया, अलेसांड्रो वोल्टा ने बनाया, ठीक है। बाइसिकल को किसने बनाया, के मैकमिलन ने। कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। ये तो सबको पता होगा। कैस्कोग्राफ, कैस्कोग्राफ क्या होता है, कंफ्यूजन होगा मन में, तो ये पेड़ों की वृद्धि के बारे में बताता है। कैस्कोग्राफ क्या होता है, पेड़ों की वृद्धि के बारे में, जेसी बोस जी ने बताया है। कॉस्मेटिक किड, विक्टर हेंस। डायनमो, माइकल फैराडे। डायनमो मतलब जो जनरेटर वगैरह है, उसको किसने, माइकल फैराडे। डीजल इंजन किसने बनाया, रुडोल्फ डीजल। माइक्रोफोन किसने बनाया, थॉमस अल्वा एडिसन। माइक्रोफोन किसने बनाया, थॉमस अल्वा एडिसन। फाउंटेन को किसने बनाया, वायरमैन। स्टील को किसने बनाया, हेनरी बेसेमर। स्टीम इंजन किसने बनाया, जेम्स वाट। टेलीफोन को किसने बनाया, ग्राहम वेल। टेलीविजन, जेल बेयर्ड। थर्मोमीटर, फारेनहाइट। थर्मोमीटर क्या मेजर करता है, फारेनहाइट। देखो थर्मोमीटर क्या मेजर करता है, तापमान। इसे किसमें, फारेनहाइट ने बनाया था इसको। ट्रांसफार्मर किसने बनाया, ट्रांसफार्मर जो हमारे यूज होता है बिजली के काम में। ट्रांसफर का काम क्या होता है, वोल्टेज को अप एंड डाउन करता है। जो बाहर से बिजली आती है वो क्या आती है, हाई वोल्टेज पे होती है। जो हमारे घर में आती है कितने पे आती है, 220 वोल्ट पे आती है। तो यही ट्रांसफार्मर का काम होता है, वोल्टेज को अप एंड डाउन करना। किसने बनाया, माइकल फैराडे ने। वॉशिंग मशीन किसने बनाया, हार्ले मशीन ने। मशीन गन किसने बनाया, जेम्स पकल ने। माइक्रोफोन किसने बनाया, ग्राहम वेल ने। पेंसिलिन, पेंसिलिन क्या होती है, एक मेडिसिन होती है जो बहुत सारे बीमारियों को ठीक करती है। इसे किसने बनाया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पाश्चराइजेशन क्या होता है, ये फूड प्रिजर्विंग का एक मेथड होता है। मतलब दूध को एक टेम्परेचर पर रख देते हैं जिसमें कोई उसमें जो हानिकारक जम्स है वो मर जाए। मतलब फूड प्रिजर्वेशन का तरीका होता है पाश्चराइजेशन। किसने बनाया, लुई पाश्चर ने। रेडियो टेलीग्राफ, जी मार्कोनी। रिवॉल्वर, सैमुअल कोल्ड। सौर मंडल, कॉपरनिकस। ग्रह की खोज किसने की, केपलर ने की। क्रोनोमीटर किसने किया, जॉन हैरिसन ने। जेट इंजन, फ्रेंट वीकले। देखो इसके अलावा परमाणु भौतिकी में कुछ चीज़ें आती हैं, जिस पहले उपकरण देख लेते हैं जिनका किस लिए यूज होता है, उसके बाद हम परमाणु भौतिकी की कुछ रिसर्च के बारे में बताएंगे आपको। तो वैज्ञानिक उपकरण, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या करता है, उड़ते विमान की ऊंचाई बताता है। अल्टीमीटर जो है, विमान उड़ रहा है, इस विमान की जमीन से कितनी हाइट है कौन बताएगा, अल्टीमीटर बताएगा। एनोमीटर, हवा की गति एवं शक्ति की मापना। ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता को मापना। बारोग्राफ, वायुमंडलीय दाब। बताया था ना, टोरिसिली ने बनाया था बैरोमीटर, बैरोमीटर वायुदाब मापन। तो बारोग्राफ क्या करता है, वायुमंडलीय दाब का मापन करता है। बैरोमीटर वायु दाब का मापन करता है। वायुमंडलीय दाब मापन, बैरोग्राफ। बैरोमीटर वायु दाब मापन। फैदोमीटर क्या करता है, समुद्र की गहराई मापता है। समुद्र की गहराई कौन मापता है, फैदोमीटर। हाइड्रोमीटर कौन करता है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व। कंफ्यूज नहीं होना। हाइड्रोमीटर मतलब द्रव का आपेक्षिक घनत्व, और हाइग्रोमीटर मतलब वायुमंडलीय आर्द्रता। तो हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता,
और हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षिक घनत्व, जहाँ पे ड आ गया ड तो द्रव का अपेक्षिक घनत्व, और जहाँ पे ग आ गया ग तो वायुमंडलीय आर्द्रता। और हाइड्रोफोन पानी के अंदर की ध्वनि को सुनना, फोन आ गया ना तो ध्वनि सुनेगा कहाँ का, पानी के अंदर। हाइड्रो मतलब पानी, और हाइड्रो मतलब पानी, और फोन मतलब फोन समझते ही हो, तो पानी के अंदर की ध्वनि को सुनना हाइड्रोफोन। मैनोमीटर गैस दाब को ज्ञात करता है। ऑडोमीटर चलने वाली गाड़ी की स्पीड, जो आपकी गाड़ी में लगा होता है ना ऑडोमीटर लगा होता है। पायरोमीटर दूर की वस्तुओं का ताप मापना, सूर्य का ताप मापने किसका यूज करेंगे, पायरोमीटर का। रेन गेज वर्षा मापने का उपकरण। आगे देखते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप पता लगाने के लिए, जो आपका रिएक्टर स्केल देता है ना, इतने रिएक्टर स्केल का, किससे मापते हैं हम, सिस्मोग्राफ से। और क्या है सेक्सटेंट, क्या होता है, मीनार की ऊंचाई मापने का एक यंत्र है। टेकोमीटर वायु तथा मोटर नाव की गति को मापना। अब देखो परमाणु भौतिकी में जो मूल कण थे ना, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनको किसने ढूंढा था, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आइए एक बार इनको भी देख लेते हैं। प्रोटॉन को किसने ढूंढा था, गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन को किसने ढूंढा था, गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन को किसने ढूंढा था, चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन को किसने ढूंढा था, जे थॉमसन ने। पॉजिट्रॉन को एंडरसन ने। न्यूट्रिनो को पाउली ने। फोटोन को किसने ढूंढा था, आइंस्टीन ने। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो गए हैं। अब आपको फिजिक्स में इसके अतिरिक्त अन्य कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यह लेक्चर और इसके पहले वाला लेक्चर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपके मैक्सिमम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब भी करते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। थैंक यू। ये देखिए 200 पहुँच